It's a new year and it's a new beginning. And for a lot of us, a new beginning can come in the form of a new job or a fresh start in your existing career. पर बात जब इंटरव्यूज की आती है या जॉब्स की आती है तो हम हमेशा एक ऐसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स होते हैं जिस पे हम इतनी ध्यान नहीं देते. आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. तो ये सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है और ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? वेल, ये जानने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट टू इट देन. तो अगर हम किसी भी जॉब की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जॉब करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आर्किटेक्ट बनना है तो हमें आर्किटेक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है. अगर हमें लॉयर बनना है तो हमें लॉ पढ़ना ज़रूरी है. और एक ज़माने में टेक्निकल स्किल्स ही इनफ होते थे कोई भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए. लेकिन आज टाइम बदल गया है. आज ज़्यादातर लोग टेक्निकल नॉलेज के बेस पे इक्वल है. तो आज सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पे ही लोगों को असेस नहीं किया जाता है. टेक्निकल नॉलेज के बियॉन्ड भी कुछ स्किल्स होते हैं जो एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज से, जो कि होते हैं सॉफ्ट स्किल. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट के जॉब को परस्यू करना चाहता हूँ. ये जॉब करने के लिए मुझे पहले स्कूल जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे फ़्लाइट अटेंडेंट कैसे बनते हैं ये सिखाया जाएगा और किस तरह से मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे परफॉर्म करने हैं ये भी मुझे सिखाया जाएगा. अब मान लेते हैं मैंने ये कोर्स कर लिया और उसके बाद में आज मैं इंटरव्यू के लिए आ गया हूँ. अब मेरे जैसे वहाँ पे 100 और लोग हैं जो कि उस सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अभी हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो कोर्स किया है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्स है एंड वी हैव ऑल द नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज, ऑल ऑफ दैट इज लर्नड. पर आप उसके साथ साथ ये भी बात अज्यूम कर लीजिए कि आपके जैसे वहाँ पे 40 to 50 और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके जितनी इफ़ नॉट मोर पढ़ाई की है. यानी कि टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे आपको आपके कंपटीशन से अलग करने का ज़्यादा कोई तरीका नहीं है. कि अगर आपने मास्टर्स किया और वहाँ पे 50 और लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है तो टेक्निकली आप सब एम्प्लॉयर्स के आंखों में तो सेम ही हो. एंड डिस्पाइट ऑफ वॉट यू हैव बीन टोल्ड इन स्कूल, मार्क्स आगे जाके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आप सबके सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट्स निकाल के कंपेयर करेगी कि देखो ये जो बच्चा है इन्होंने सेकंड में ज़्यादा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट योर मार्क्स. व्हाट दे आर गोइंग टू केयर अबाउट इज हाउ मच यू हैव लर्नड, what is the level, highest level of your education in that particular field. और मार्क्स भी तभी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं अनलेस आप टॉप 1% में हो या फिर आप बॉटम 1% में हो. तो आपके डिग्री या एजुकेशन ने अभी तक आपको दूसरों से अलग नहीं किया है. दूसरी चीज़ जो होती है जो एम्प्लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो होता है वर्क एक्सपीरियंस. अब वर्क एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है जो कि सब्जेक्टिव होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी अभी कोर्स करके बाहर निकला हूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. पर अगर कोई और होगा जिन्होंने 2-3 साल ऑलरेडी स्पेंड किए हैं और उन्होंने पहले से ही वर्क किया है तो दे विल हैव एन एडवांटेज ओवर मी इन द डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तो वर्क एक्सपीरियंस आपके ऊपर भी है कि आप कहीं और जाके थोड़ा बहुत वर्क करके एक्सपीरियंस जमा करके वापस आ सकते हैं. बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट? तो बात ऐसी नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको चूज नहीं करेगा अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो. बट आपका एक्सपीरियंस ना होने के कारण कई पोजीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स हेजिटेट करते हैं इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को हायर करने से. तो यहाँ पे भी आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है. आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपके कंपटीशन ने कितना एक्सपीरियंस लाया है या कितना वर्क पहले से ही किया है. आप होप कर सकते हो कि आपने जितना भी सीखा हो या किया हो वो आपकी हेल्प करे. पर टेक्निकल नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अभी तक अपने आप को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हो अपने कंपटीशन से. पर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल स्टैंड आउट इन द एंटायर क्राउड, विच इज़ सॉफ्ट स्किल्स. तो चले बात करते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कौन से स्किल्स आते हैं? वेल, we have communication skills, interpersonal skills, design thinking, creative thinking, problem solving, stress management, teamwork, leadership and many more. Soft skills वो skills होते हैं जो हमें as a person दूसरों से अलग करते हैं, जो हमारे personality को
डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। सॉफ्ट स्किल्स ही वो स्किल्स है जो आपको एज देती है कंपेयर टू अदर्स। पहले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। अगर हम फ्लाइट अटेंडेंट वाले जॉब की ही बात करें तो एज आई सेड, एजुकेशनली मैंने सब कोर्स कर लिया है, टेक्निकल नॉलेज मेरे पास सारा है, पर एज यू कैन सी इन दिस जॉब द मेन रिक्वायरमेंट इज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मेरा कम्युनिकेशन ही वीक है तो मुझे इस जॉब में सक्सेस मिलेगा क्या? आई थिंक नॉट। कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं होता है, यानी कि अच्छा इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना, दैट इज नॉट इनफ। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, इट इन्वॉल्व्स फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, आपका हैंड जेस्चर्स और आप किस वे में डिलीवर करते हो एंड आपके वर्ड चॉइसेस। अब एज एन एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट अटेंडेंट, माई कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी एक्सीलेंट, बिकॉज मैं वो इंसान हूँ जो डायरेक्टली कस्टमर्स यानी क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है, और अगर मैंने अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया तो मैं जिस कंपनी, जिस एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता हूँ उस कंपनी का नाम खराब होगा। अभी कम्युनिकेशन तो ऐसी चीज़ होती है जो आई थिंक एवरी जॉब रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी गुड एट। अगर हम पायलट का जॉब देखें तो पायलट को भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ढंग से अपने केबिन क्रू या को पायलट या फिर जो फ्लाइट रेडार वाले होते हैं, अगर उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, सो दैट कैन डायरेक्टली रिजल्ट इनटू अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर्स, फॉर द पीपल हु आर फ्लाइंग इन द प्लेन। पर वहाँ पे पायलट्स को इंटरपर्सनल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। हर जॉब में सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, पर हर जॉब में पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। सेम रीज़न कैन बी एक्सटेंडेड टू द एयर होस्टेस जॉब, बिकॉज नॉट ओनली डू दे कम्युनिकेट विद देयर क्लाइंट्स, बट उनको अपने केबिन क्रू के साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि दे फ्लाई विद देम, कभी ओवरनाइट स्टे होता है, कभी दिन भर दे हैव टू स्पेंड विद देम। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद योर कोवर्कर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, सो दैट आप उस रिलेशन को मेंटेन रख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये स्किल्स भी कितने इंपॉर्टेंट है फ्लाइट अटेंडेंट के लिए। क्योंकि मान लेते हैं स्काई में थोड़ा डिस्टर्बेंस है और टर्बुलेंस फील हो रहा है, तो इस केस में कई बच्चे या फिर कई लोग थोड़े पैनिक कर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में एयर होस्टेस का काम होता है कि उस स्ट्रेस को मैनेज करे, उन लोगों को कंसोल करे, उन लोगों को काम डाउन करे, क्राउड को कंट्रोल करें। इसके लिए उनका कंट्रोल में रहना अपने आप के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज दे आर पीपल जो कि एक टीम में काम करते हैं, एक केबिन क्रू में काम करते हैं, उनका टीम वर्क अच्छा होना भी ज़रूरी है। पर उसी केस में जो भी केबिन क्रू का इंचार्ज है, जो लीडर होता है, उनकी लीडरशिप स्किल्स भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो स्किल्स होते हैं, हर इंसान के हर जॉब में हर लेवल पे एक कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अनलेस हम उन स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तब तक हमें गुड रिजल्ट्स नहीं दिखेगी। तो अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर आप इन सॉफ्ट स्किल्स को पोसेस करेंगे तो अपने आप ये आपको बाकियों से अलग प्रेजेंट करते हैं। पर क्या कंपनीज एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज से ये सारे स्किल्स एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? वेल, लेट मी टेल यू अ सिचुएशन एंड आप खुद उसके बाद जवाब दे पाओगे। मान लेते हैं कि अगर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है और मैं हायर हो गया हूँ क्योंकि मेरे क्लास में मैं हमेशा टॉप पे था, तो जब मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर कोई पैसेंजर कुछ मुझे बताना चाहता है, कोई उनकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना चाहता है, या तो कोई पर्सन उनको डिस्टर्ब कर रहा है या जो भी हो, अगर मैं उनसे रूडली बात करता हूँ या फिर मैं उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ या फिर मैं उनसे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, हो सकता है कि वो पैसेंजर मेरी कंप्लेन कर दे। मेरी कंप्लेन शायद मैनेजर को जाएगी और मैनेजर को बाद में मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे पनिश करना पड़ेगा। अब सेम थिंग मान लेते हैं कि मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स थोड़े वीक हैं और उस कारण मैं कई बार लेट पहुंचता हूँ जॉब पे, जिस कारण फ्लाइट के टाइमिंग्स को भी अफेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ जब नोटिस होगी, मैनेजर फिर से मुझे बुलाएगा
और मुझे फिर से प्रॉब्लम होगी। एंड दिस इज द सेम थिंग विथ ऑल दीज स्किल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़े खराब है तो, और मे बी मेरा कोवर्कर्स के साथ या फिर इवन पायलट के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो दिस विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम जहाँ पे मुझे मैनेजर से मिलना पड़ेगा एंड वहाँ पे मुझे शायद पनिश किया जाएगा। अब इन सारे केसेस में पनिश में हो रहा हूँ, बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैनेजर का काम डबल हो रहा है। अगर वो मेरी जगह किसी और को हायर करते जो शायद टेक्निकल स्किल्स में इतना खास ना हो, बट उनके अगर सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारे जो आगे जाके मैनेजर को प्रॉब्लम्स आए हैं, बार बार उठ के आके मीटिंग रखना, पनिश करना, सुपरवाइज करना, ये उनका काम डबल ट्रिपल कर देता है। बाय सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज हु आर नॉट ओनली गुड विद हार्ड स्किल्स बट ऑल्सो प्रोफिशिएंट विद द नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स, दैट is how managers not only save money but also save time and save effort. तो it is in their best interest to hire someone जो कि soft skills में अच्छा हो. So if you are someone who's searching for a new job or who's trying to re-establish their career, you need to understand कि ये जो soft skills है, इनमें से आपकी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने ये सॉफ्ट स्किल्स की लिस्ट अपने बुक में लिख देनी है। उसके बाद जो भी स्किल आपके हिसाब से आपको अगर लगता है कि ऑलरेडी आपके पास ये है या फिर आप इस स्किल में अच्छे हो, तो उसके सामने एक टिक कर दीजिए, और जो स्किल्स में आप अच्छे नहीं हो उनके पीछे क्रॉस कर दीजिए। अब आपकी जो जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करना चाहते हो, उस जॉब के हिसाब से आप ये नोटिस कीजिए कि कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और अगर वो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है तो आप उनको बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड जो स्किल्स है आपने उनको क्रॉस किए हैं, तो स्टेप 2 विल बी टू लर्न दोज स्किल्स, acquire those skills, practice those skills। और अगर कई सारे आपके स्किल्स ऑलरेडी टिक मार्क्ड है तो आपका काम तो आधा हो गया। उनको शायद लर्न करने की नहीं बट प्रैक्टिस करने की तो बिल्कुल है। और जाते जाते मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ, अगली बार जब आप इंटरव्यू में रहेंगे तो मेक श्योर कि जब इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप ये सारे सॉफ्ट स्किल्स के लिस्ट मत बोल देना, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर एक चीज़। नो, मेक श्योर कि उस जॉब के रिलेटेड जो स्किल्स है उन्हीं को आप हाईलाइट कीजिए। अगर आप अकाउंटेंट में हो तो आपको ये प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं कि आपने पब्लिक स्पीकिंग की थी, लेकिन अगर आप सेल्स के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का स्किल, इसको प्रमोट करना, इसको एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। So I hope this video was helpful to you, and if there are any questions that you want me to answer, please let me know on the comments down below.